नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 के गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है अनंत लंबाई के समावेशित सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो वायर है, तार है, वो अनंत लंबाई का होगा। यहाँ पर तार के स्थान पर रेखीय आवेश भी आपको मिल सकता है। रेखीय आवेश का अर्थ भी यही होगा कि जो आवेश है वो एक सीधे तार की भांति ही मौजूद है। रेखीय आवेश भी आ जाता है कई बार, उसके लिए भी यही डेरिवेशन करना है, यही इसी से तरीके से समझना है। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो अनंत लंबाई का समावेशित तार है उसके कारण से जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यदि आपको पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तब तो मैं आपको बताऊंगा इसका जो बी पार्ट है वहां से स्टार्ट करना है। और यदि आपको यह पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब ये आपको पूरा वीडियो समझना है। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। हम विद्यार्थियों एक अनंत लंबाई का सीधा समावेशित तार ले रहे हैं। ये हमारे पास में तार है और ये एक समान रूप से आवेशित है। विद्यार्थी, इसकी लंबाई अनंत है। हमने इसका कुछ पार्ट यहां पर दिखाया है। और देखिए विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम ज्ञात कर रहे हैं इसका ए पार्ट, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा रही है। इस वायर के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। वायर है अनंत लंबाई का, इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो बिंदु O है वायर पर मौजूद है, उससे एक समान दूरी ऊपर व एक समान उतनी ही दूरी नीचे दो समान लंबाई के अल्पांश लेंगे। जैसे हम कंसीडर कर लें कि A दूरी पर, यहां से O बिंदु से A दूरी पर एक लंबाई का बहुत छोटा सा लंबाई का अल्पांश dl है, जिसमें dq आवेश मौजूद है, अल्पांश ही आवेश मौजूद है। और यहां से ही ये वाली डिस्टेंस यदि A है, तो A दूरी ही नीचे की ओर हम एक लंबाई का अल्पांश और लेंगे dl लंबाई का ही, जिसमें dq आवेश मौजूद है। लंबाई का अल्पांश समान लिया है, आवेश भी उनमें समान होगा, क्योंकि ये जो तार है, आवेश है, वो समावेशित है, समान रूप से आवेशित है। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों कि इन अल्पांशों की वजह से हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण वायर की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस अल्पांश आवेश की वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस आवेश से दूर की ओर होगी, और उस विद्युत क्षेत्र को यदि मैं dE1 से लिखूं तो वो दूर की ओर होगा। यहां पर भी आप देखें, ये जो आवेश है dq, इसकी वजह से भी उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है dE2। dE2 अल्पांश आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है dE2 के बराबर। देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये a है, ये r है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो a² प्लस r² के रूट के बराबर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो a² प्लस r² के बराबर। अब हम यहां पर dE1 और dE2 की वैल्यू देखेंगे कि जो ऊपरी अल्पांश है, ऊपरी लंबाई का जो अल्पांश है, उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम dE1 से लिख रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, बिंदु आवेश की भांति ये कार्य कर रहा है। तो बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है kq अपॉन में r²। तो यहां पर k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q की वैल्यू है dq के बराबर और R का मान है ये वाला, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो निचला जो अल्पांश है उसके कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, जिसको हम dE2 से लिख रहे हैं, वो भी सिमिलर तरीके से। देखिए विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान यहां पर भी dq, और जो दूरी है वो a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो dE1 है उसका परिमाण और dE2 का जो परिमाण है वो समान है। परिमाण विद्यार्थियों समान है, और जबकि डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है, जबकि इनका परिमाण समान है। देखिए विद्यार्थियों यहां पर हम इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में वियोजित कर देंगे, और घटकों में वियोजित करके कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों अल्पांशों के कारण से जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, फिर हम संपूर्ण वायर के कारण से, संपूर्ण आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों यहां पर हम देखेंगे कि जो ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेते थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा, इसका सम्मुख कोण ये भी थीटा। यदि ये थीटा है तो इधर वाला इसका जो घटक होगा वो dE1 cos थीटा हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा dE2 cos थीटा। इसका विद्यार्थियों इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा dE1 sin थीटा। इधर इसका जो घटक है वो हो जाएगा dE2 sin थीटा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि dE1 और dE2 दोनों का परिमाण समान है, इसलिए इनके जो निरक्षीय घटक है, निरक्षीय घटक एक तो ये वाला घटक है विद्यार्थियों, और एक ये वाला घटक है, परिमाण में समान है और डायरेक्शन में अपोजिट है। इसकी दिशा ऊपर की और इसकी दिशा नीचे की और दोनों का परिमाण समान है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय घटक ये वाला और ये वाला दोनों है जो घटक हैं वो अक्षीय घटक है, दोनों एक ही दिशा में, परिमाण समान है। इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अक्षीय दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो किसी वायर के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है किसी बिंदु पर, वो उस वायर से दूर की ओर होगी। तो देखिए विद्यार्थियों हमने इस ए पार्ट में देखा कि किसी समावेशित तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस वायर से दूर की ओर होती है, उस समावेश से दूर की ओर होती है, रेखीय आवेश से दूर की ओर होती है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम, परिमाण भी सेम, और उनकी जो डायरेक्शन है वो अक्षीय दिशा में है, दूर की ओर है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो रेखीय आवेश है, समावेशित तार है, उससे दूर की ओर होती है। अब इसका हम बी पार्ट देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे रेखीय आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी उत्पन्न होती है। इस टॉपिक का जो बी पार्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों हमारे को दे रखा है एक वायर, और वायर है समावेशित जिसकी लंबाई है अनंत। मैंने ये डॉट डॉट करके दिखा दिया, इसका अर्थ यह है कि इसकी लंबाई ऊपर भी आगे की ओर बढ़ रही है। अनंत लंबाई का तार है, रेखीय आवेश है, और इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए विद्यार्थियों जिस बिंदु पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से गुजरने वाला एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पहले से पता हो, तथा इस तरीके से लिया जाता है कि जो आवेश है वो उस गाउसीय पृष्ठ में भी, कुछ हिस्सा उसका गाउसीय पृष्ठ में भी मौजूद होना चाहिए, और जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो भी उस बिंदु, उस गाउसीय पृष्ठ पर ही उपस्थित होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों हम यहां पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे,
और उस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की जो रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर और जो लंबाई है वो स्मॉल l के बराबर लेकर चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम गाउसीय पृष्ठ का चयन कर रहे हैं और गाउसीय पृष्ठ हम ले रहे हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया जा रहा है। और जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है वो हमने बोर्ड पर दिखाया है। ये है हमारे पास में गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। और इस गाउसीय पृष्ठ को विद्यार्थियों हम तीन टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक तो ये वाला ऊपरी भाग S1 में, और निचला जो वृत्ताकार भाग है उसको S2 में, और जो तीसरा जो क्षेत्रफल है वो है वक्राकार भाग S3 के रूप में इसको हम तोड़ देते हैं। हालांकि ये बंद पृष्ठ है, बेलन है, ऊपरी भाग को हमने S1 कहा है, निचले भाग को S2 कहा है, और जो तीसरा वाला पार्ट है उसको हमने S3 कहा है। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये इस बेलन की जो लंबाई है वो स्मॉल l है, तो इस बेलन में जो वायर है वो भी l लंबाई का ही आएगा। विद्यार्थियों, डायग्राम समझ में आया होगा। इसके साथ में कुछ चीजें हम और लेकर चलेंगे। यहां पर जो तार है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है, हम लैम्ब्डा लेकर चलेंगे। रेखीय आवेश घनत्व हम यहां पर लैम्ब्डा लेकर चल रहे हैं। और देखिए विद्यार्थियों, गाउसीय पृष्ठ में आवेश, गाउसीय पृष्ठ में गाउस का जब हम नियम लगाएंगे तो उसमें उपस्थित कुल आवेश का हमें पता होना चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना होगा, यहां से हम जानते हैं लैम्ब्डा इक्वल टू होता है आवेश बट्टे में लंबाई। जो रेखीय आवेश घनत्व उसकी डेफिनेशन हमारे को कहती है कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही लैम्ब्डा होता है। तो देखिए, हम गाउसीय पृष्ठ की जो लंबाई है वो l ले लें तो उसमें कुल आवेश समेशन q आ जाएगा। तो यहां से समेशन q इक्वल टू आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू l। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और जो गाउसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इस गाउसीय पृष्ठ को हम तीन भागों में तोड़ रहे हैं विद्यार्थियों। एक तो S1 है, ऊपरी वृत्ताकार भाग, ऊपरी वृत्ताकार भाग है। दूसरा इसका जो पार्ट है विद्यार्थियों वो है S2, और यह है निचला वृत्ताकार भाग। S1 तो ऊपरी जो वृत्ताकार भाग है, ये वाला जो फलक है वो S1 है, और दूसरा जो पार्ट है वो है निचला वृत्ताकार भाग, और जो तीसरा जो पार्ट है वो है S3, और वो है बेलनाकार भाग। बेलन का जो वक्राकार भाग है वो तीसरा इसका पार्ट है। ये जो वक्र पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, वो है S3। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे गाउस का नियम। और देखिए विद्यार्थियों, गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमें कहता है विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन बराबर होता है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ऐसे भी फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और जो फाई होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम इसको सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, और फाई इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखकर फिर हम फाई की वैल्यू ये पुट करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, जो यहां पर हमने ये दिखाया है वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का बंद पृष्ठ समाकलन को बता रहा है, यहां पर संपूर्ण बेलन के लिए आया है। इसे को हम तीन टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक तो S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर दूसरा जो क्षेत्रफल है वो S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप देखेंगे कि S1 पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, S2 पर कितना है और S3 पर कितना है।
हम वापस डायग्राम की ओर चलेंगे और देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं, हमने ए पार्ट में विद्युत क्षेत्र की दिशा पढ़ी जो कि वायर से दूर की ओर होती है। मैं S1 पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का एंगल देख रहा हूं। आप भी यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दूर की ओर होती है। मैंने यहां पर इस एरो के निशान से दिखाया है दूर की ओर। क्षेत्रफल सदिश होता है इस पृष्ठ के ठीक लंबवत। क्षेत्रफल एक सदिश राशि के रूप में लें तो वो हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये बेलनाकार भाग ऐसे है, वृत्ताकार भाग इस प्रकार से है, तो उसके ऊपर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उस क्षेत्रफल के वृत्ताकार भाग जो S1 है वो इस तरीके से ठीक लंबवत ऊपर की ओर होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, दोनों के बीच का जो एंगल है विद्यार्थियों 90 डिग्री होगा। S1 पृष्ठ पर E और DS के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं S2 पर। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वायर से दूर की ओर और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल से ठीक लंबवत, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इसको भी आप समझेंगे, ये निचला वृत्ताकार पृष्ठ होता है, इस तरीके से होगा। तो यदि यहां से वायर गुजरा है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दूर की ओर, क्षेत्रफल सदिश ठीक नीचे की ओर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहां पर भी 90 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे जो तीसरा पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ या बेलनाकार पृष्ठ, और इसके ऊपर हमने ये बिंदु ले लिया। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी। यहां पर यदि हम क्षेत्रफल का एक छोटा सा अल्पांश लें तो वो भी बेलनाकार भाग हमेशा इस प्रकार से होगा और उस पृष्ठ के ठीक लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश हमने क्षेत्रफल लिया है उसका क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल से ठीक लंबवत की ओर, यहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। यहां पर हम S1 पृष्ठ के ऊपर E और DS दोनों के बीच का एंगल पुट करेंगे। देखिए पहले मैं एक एक करके इनको लिख रहा हूं, आप बोर्ड पर ध्यान लगाए रहिए। यहां पर आप देखेंगे S1 पृष्ठ के ऊपर डॉट यहां से हटाएंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल है उसको कॉस में लिख देंगे। तो E DS कॉस S1 पृष्ठ के ऊपर दोनों E और DS के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री। तो मैं यहां पर इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, थीटा A और B के बीच का एंगल होता है। तो E और DS के बीच का कोण S1 पृष्ठ के ऊपर देख रहे हैं, तो S1 पृष्ठ के ऊपर दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। यहां से हम डॉट हटा दिया, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री लिखा, फिर प्लस में S2 के ऊपर ये E DS, S2 पर भी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और S3 पर भी दोनों के बीच का जो एंगल है वो अब की बार विद्यार्थी 0 डिग्री है, बराबर समेशन Q। समेशन Q की वैल्यू हम यहां से समीकरण 1 से लैम्बडा इंटू एल पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा लैम्बडा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट बट्टे में पड़ा ही है विद्यार्थी, ये हमारे पास में आ गया। देखिए विद्यार्थी यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये बंद पृष्ठ था और इस बंद पृष्ठ को हमने 3 पृष्ठों में तोड़ दिया। अब ये बंद पृष्ठ नहीं रहे, इनके देखिए यहां पर जो इंटीग्रेशन का साइन है वो क्लोज इंटीग्रल के लिए आया है। यहां पर देखिए ये कोई बीच में 0 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये खुले पृष्ठ हैं, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ है। तो विद्यार्थियों यहां से हमने तीनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण देखा और फिर अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos 90 की जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों 0 होती है, cos 90 का मान 0, इस कारण से S1 पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है वो 0 हो जाएगा। यहां से भी विद्युत क्षेत्र की पृष्ठ समाकलन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू फिर से 0 आ रही है। फिर प्लस में यहां पर विद्युत क्षेत्र को जो वक्राकार पृष्ठ है उस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान रूप से होता है पूरे वक्र पृष्ठ के ऊपर, इसलिए उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। हमने उसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया है।
फिर ये ds हमने AGD लिखा, ये S3 पृष्ठ के ऊपर बात चल रही है। cos 0 का मान होता है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 1 हो जाएगी, इक्वल टू चल रहा है लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों कि जो S3 पृष्ठ है उसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है। देखो ds अल्पांश है और ये इसका इंटीग्रेशन करना है S3। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़, और S3 पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश है उनका सभी का जोड़ करेंगे। ये बेलन है और बेलनाकार जो पृष्ठ है वो ही S3 पृष्ठ है, और S3 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अल्पांश है उन सभी का जोड़ करेंगे तो जो वक्राकार बेलनाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और बेलन का जो वक्र भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, जहां आर उस बेलनाकार भाग की रेडियस, एच उस बेलन की लंबाई। यहां पर हमारे पास में जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी जो रेडियस है वो तो स्मॉल आर ही है, बट जो लंबाई है वो स्मॉल एल की टर्म्स में है। तो जो क्षेत्रफल है वक्र भाग का वो आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल हम यहां पर पुट कर देंगे। विद्यार्थियों ध्यान देंगे सारे, इधर 0 प्लस 0, ये तो 0 ही रह गया, ये यहां से यहां से निकल कर आ रहा है विद्यार्थियों, ये ई आ रहा है, इनटू में इस भाग का जो वैल्यू है वो है 2 पाई आर एल। तो इसकी वैल्यू आ गई है 2 पाई आर एल इक्वल टू, यहां पर ये पड़ा है लेमड़ा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको एजीडी रखा, ये ds का इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू पुट कर दी, लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना है, तो लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से l से l विद्यार्थियों कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू 2 पाई आर को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, तो E इक्वल टू यहां पर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा अपॉन ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ाई है, r इधर आ गया, ये हमारे पास में आ गई है किसी रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको हम देखिए विद्यार्थी इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्बडा अपॉन आर। मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर गुणा करते ही ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर चला गया 2, तो यहां से 2 लैम्बडा अपॉन में आर आ गया। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम अक्सर यूज में लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में रखना ज्यादा उचित होता है। इस फॉर्मूले को यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? सदिश रूप में आप देखेंगे विद्यार्थियों, इधर यदि ई वेक्टर लगा रहे हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर, इधर भी सदिश लगाना पड़ेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर केप की डायरेक्शन ही होती है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो जिधर हमने आर लिया उसी दिशा में ही होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। इस फॉर्मूले से देखिए विद्यार्थियों एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि E और R है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो रेखीय आवेश घनत्व के भी समानुपाती होती है। रेखीय आवेश घनत्व के विद्यार्थियों ये समानुपाती होगी। यदि हम E और R के बीच में ग्राफ खींचें, E और लैम्बडा के बीच में ग्राफ खींचें, E और 1/r के बीच में ग्राफ खींचें तो कैसे ग्राफ प्राप्त होंगे ये आप देखेंगे। मैं एकदम छोटे से रूप में दिखा रहा हूं, कुछ ग्राफ आप देखेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले E व R के मध्य एक तरफ हमने ले लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी तरफ हमने ली है दूरी R।
ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी e का मान घटता चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर हम बात करेंगे e और 1/r के बीच में ग्राफ। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, e और 1/r है वो एक दूसरे के समानुपाती है। e और r तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, बट e और 1/r एक दूसरे के समानुपाती है। ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, 1/r की वैल्यू बढ़ती है तब e की वैल्यू भी बढ़ेगी। तीसरा जो ग्राफ है विद्यार्थियों e और लैम्बडा के बीच में, यहां से आप देखेंगे e और लैम्बडा के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। और ये हमारे ग्राफ थे। यहां पर आपने देखा विद्यार्थियों इस वीडियो में कि एक रेखीय आवेश के कारण से या समावेशित सीधे तार के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो रेखीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इसके साथ में तार से जो अभिष्ट बिंदु है उसकी दूरी पर भी निर्भर करती है। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।